नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे बरेली हिंसा पर महाराष्ट्र में क्यों मचा सियासी घमासान। आरएसएस पर ऐसा क्या बोल गए उद्धव ठाकरे कि एक्शन होना तय। बीएमसी चुनाव से पहले हिंदुत्व पर क्यों टकराव हुआ तेज। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। सपा डेलीगेशन को बरेली जाने से रोके जाने पर भड़की उद्धव की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, ये सरकार डरी हुई है। आरएसएस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गंभीर आरोप, कहा भारत को बनाना चाहते हैं हिंदू पाकिस्तान। बीजेपी ने की एक्शन की तैयारी। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में हिंदू मूल्यों पर टकराव हुआ तेज, उद्धव ने लगाए आरोप तो बीजेपी शिंदे गुट ने किया पलटवार। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बदला गया नाम, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोक नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखा नाम। भारी बारिश और बाढ़ से परेशान महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति की दस्तक, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, भारी बारिश की संभावना। खबरों में सबसे पहले बात बरेली हिंसा की। आज समाजवादी पार्टी के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सपा डेलीगेशन को रोके जाने पर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका चतुर्वेदी ने सपा डेलीगेशन को रोके जाने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार डरी हुई है और घबराई हुई है और मनमाने ढंग से काम कर रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता से चुनकर आए लोग हैं जो उनका नेतृत्व करते हैं कि वो संसद में उनकी बात रखें। आज अगर यूपी के किसी भी हिस्से में हिंसा हो रही है, अन्याय हो रहा है, गलत काम हो रहा है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे देखें। वो कानून व्यवस्था में खलल नहीं डाल रहे हैं और ना ही गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रोका जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह की तानाशाही है वही यहाँ दिख रही है। यूपी में लोगों को सांत्वना देना, उनके दुख दर्द को समझना कब से गलत हो गया। कानून व्यवस्था खराब करने की बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें वहां जाने दिया जाएगा और इस तरह की पाबंदी चुने हुए प्रतिनिधियों पर ना लगाई जाए, जिस पर बीजेपी ने भी शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी वहां हिंसा शांत करने नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय को भड़काने जा रही है, जो अब तक वो करते आए हैं। दरअसल यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में आज समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली जाना चाहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सपा नेताओं को जाने से रोक दिया। इसी दौरान माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में उनके घर पर ही हाउस अरेस्ट किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के दूसरे सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी संभल में ही रोक दिया गया। दिल्ली से भी सपा के 3 सांसद इकरा हसन, मोहिबुल्ला नदवी और हरेंद्र मलिक बरेली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें मेरठ टोल प्लाजा से आगे नहीं जाने दिया और वापस भेज दिया गया। ये सब सुरक्षा व्यवस्था के तहत किया गया, क्योंकि बरेली में हालात फिलहाल तो काबू में है, लेकिन विपक्ष इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता बरेली जाने की जुगत लगा रहे हैं, उससे साफ या कहें कि एक तरह से साजिश की बू आ रही है। इसलिए प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा व्यवस्था के तहत उन्हें रोक दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरएसएस के 100 साल के मौके पर संघ कई कार्यक्रम कर रहा है, जिस पर शिवसेना के मुखपत्र में सवाल उठाए गए हैं। सामना में छपे लेख ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डीएनए और उसकी विचारधारा पर गंभीर सवाल खड़े किए। दावा किया गया कि संघ के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अवधारणा पर एक बार फिर से सख्त एक्शन की जरूरत है। सामना ने यह भी जोर दिया कि स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के राष्ट्र निर्माण में संघ की भूमिका नगण्य रही। बावजूद इसके आज संघ आजादी और राष्ट्रवाद पर भाषण दे रहा है। ये सवाल खड़ा करता है, क्या संघ के विचार और उसके एजेंडे में लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति सम्मान है या नहीं। सामना में छपे लेख के मुताबिक पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह के शासन की तारीफ करने के लिए संघ ने कायर और भाड़े के लोगों की बड़ी फौज तैयार कर रखी है, जिसमें स्वयं मोहन भागवत भी शामिल हो गए हैं। संघ का वास्तविक लक्ष्य
भारत को हिंदू पाकिस्तान में बदलना है। इसके लिए संघ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संसद जैसी संस्थाओं को बलि देने को तैयार है। सर संघ चालक मोहन भागवत ने हाल ही में विजयदशमी सम्मेलन में बीजेपी के ही सुर में सुर मिलाते हुए भाषण दिया। सम्मेलन से अपेक्षा थी कि संघ 100 सालों की स्थापना के मौके पर कोई नई दिशा और मार्गदर्शन देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सामना ने जिस तरह से मोदी के शासन को संघ के सपनों को साकार करने वाला करार दिया, इस पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने साफ कहा है कि उद्धव को जनता ने नकार दिया है, इसलिए वो इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। और जिस तरह की भाषा सामना में लेख में मोदी और अमित शाह और संघ के लिए इस्तेमाल की गई है, उसके खिलाफ बीजेपी लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। यानी उद्धव ने जो भाषा इस्तेमाल की है संघ और बीजेपी, पीएम मोदी और अमित शाह के लिए, उसको लेकर अब फडणवीस सरकार ने भी लीगल एक्शन की तैयारी के लिए कानून के जानकारों से सलाह मशवरा लेना शुरू कर दिया है। यानी आने वाले दिनों में अब सामना पर भी बड़ा एक्शन हो सकता है, जिसके खुद एडिटर इन चीफ उद्धव ठाकरे हैं। लेकिन संजय राउत के द्वारा ही इस लेख को बताया जा रहा है कि उन्होंने तैयार किया था। ऐसे में संजय राउत पर बड़े एक्शन हो सकता है, क्योंकि जिस भाषा और जिस तरह का लेख छपा है उसको लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। खबरों में अब बात अगली खबर की। मुंबई में बीएमसी चुनावों से पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर सियासी बहस छेड़ दी है। दशहरा रैली में ठाकरे ने बीजेपी पर फेक हिंदुत्व का आरोप लगाया, उनके हिंदू मूल्यों को लेकर समर्पण पर सवाल उठाए। ठाकरे ने बीजेपी के हिंदू मुस्लिम मामलों में विरोधाभासी रवैये को और एकनाथ शिंदे गुट के साथ उनके गठबंधन पर भी तंज कसा। ठाकरे के इस बयान पर महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने सीधे ठाकरे को चुनौती दी है। बावनकुले ने ठाकरे पर कांग्रेस के साथ खड़े होने का आरोप लगाया और कहा कि उनका ये कदम वीर सावरकर के सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने पूछा कि ठाकरे ने अपने भाषण में कांग्रेस के खिलाफ कोई बात क्यों नहीं की। वो उद्धव अपने पिता की विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस की गोद में बैठ गए। वहीं शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने उद्धव ठाकरे के आरोपों को कीचड़ उछालने वाला करार दिया। सामंत ने कहा कि उनके नेता एकनाथ शिंदे ने पहले ही अपनी रैली में जवाब दे दिया है और ये भी कहा कि ठाकरे के पास अब सिर्फ ऐसे आरोप लगाने का ही रास्ता बचा है जो उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखने की कोशिश है। यानी उद्धव की सियासत खत्म होने की कगार पर है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लोक नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया और इससे जुड़ा प्रस्ताव पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान दिया गया था, जिसे मंजूरी देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इस नामकरण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे और छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डों के भी नामकरण को जल्द मंजूरी की बात कही है। फडणवीस ने कहा है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लोक नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखने का प्रस्ताव विधानमंडल के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है और इस राज्य मंत्रिमंडल ने पहले ही फैसला लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। यानी इस नामकरण के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर एक नीति तय की जा रही है और जल्द ही नई नीति के मुताबिक हवाई अड्डे का नामकरण कर दिया जाएगा। राज्य के पुणे के मौजूदा हवाई अड्डे का नाम भी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखने और छत्रपति संभाजीनगर के हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखने का भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। तीनों प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है और राज्य सरकार की मांग और नई नीति के मुताबिक नाम विस्तार को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। दूसरे राज्यों में भी प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है, यानी इसका इंतजार हो रहा है। जैसे ही इस पर मोहर लगेगी तो नया नामकरण कर दिया जाएगा। यानी 4 हवाई अड्डे ऐसे हैं जिनका नाम बदला जा रहा है। खबरों के आखिर में बात शक्ति चक्रवात की। महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति की खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने 3 से 7 अक्टूबर तक के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। चक्रवात तटीय जिलों के साथ साथ विदर्भ, मराठवाड़ा और कोकण क्षेत्रों में भारी तबाही मचा सकता है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जैसे तटीय जिलों में खासतौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने और आपदा प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग की ताजा एडवाइजरी के मुताबिक
3 से 5 अक्टूबर के बीच उत्तर महाराष्ट्र के तटों पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस दौरान समुद्र में नहीं जाने की सख्त हिदायत दी है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने की वजह से तटीय क्षेत्रों में खतरा बढ़ सकता है। मछुआरों और तटीय गांवों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। चक्रवात शक्ति के प्रभाव से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। खासतौर पर पूर्वी विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ हिस्से और उत्तर कोंकण के इलाकों में तेज बारिश होने की आशंका है। महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन ने चक्रवात शक्ति से निपटने के लिए कमर कस ली है। आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल को सक्रिय कर दिया गया है और तटीय और निचले इलाकों के लिए निकासी योजनाओं की समीक्षा की गई। आपातकालीन सेवाओं को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पहले ही भारी बारिश की वजह से काफी तबाही हुई है और अब चक्रवात शक्ति से भी यहां पर तबाही हो सकती है, जिसको लेकर सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।